वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। मेंडल के दोनों लॉज को डिस्कस करेंगे और जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स है इस चैप्टर के उसको ओवर करने वाले हैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में। तो मैं मिहिर शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बंकिस्तान आपके मिनी स्कूल में। तो चलते हैं नेक्स्ट बंक पर। मेंडल कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। क्या देखने वाले हैं? मेंडल का कंट्रीब्यूशन देखेंगे इनहेरिटेंस में ट्रेट्स के। ठीक है, जो मेंडल है यहाँ पर नाम लेना पड़ रहा है साइंटिस्ट का वो पढ़ने के लिए, नहीं तो पर्सनली ये बहुत ज्यादा अच्छे थे। ठीक है, इन्होंने क्या है बहुत इंपॉर्टेंट लॉ दिए हैं, इसलिए है ना, ऐसा नहीं कि कोई पर्सनली मेरी हेल्प की इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत अच्छे थे। क्या करें, इन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। जो क्या हो रहा है, जो ट्रेट्स एक जनरेशन में, जो ट्रेट्स और कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं उसको इन्होंने बताया है कि कैसे जा पा रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा बाउंसर जा रहा होगा क्योंकि हेडिंग ही तो देखिए। तो चलिए समझते हैं मेंडल का कंट्रीब्यूशन इनहेरिटेंस को लेके, कि जो ट्रेट्स और कैरेक्टर्स जाएंगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उस बारे में मेंडल क्या कहते हैं। और इन्होंने बड़ा दिमाग लगाया। क्या करा था इन्होंने जो पीस होते हैं, जो बटले होते हैं हमारे, पिस्सम सैटिवम, जिसको हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको यूज करा था। आप तो उसको छीलते हैं, सब्जी बना के खा जाते हैं, लेकिन इन्होंने देखिए क्या यूज कर लिया। हाँ, मैं भी वैसे सब्जी बना के खाता हूं, मैंने भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है उससे। तो यहां पर क्या है, इन्होंने उसे काम में ले लिया, उसका एक छोटा सा उनको देखा और उससे उन्हें क्या हुआ, इनहेरिटेंस समझने में मदद मिली और बाद में समझाने में मदद मिली। क्या बोला मैंने, पहले समझने में मदद मिली फिर समझाने में मदद मिली, और उसको लेके इन्होंने दो लॉस दिए हैं, वो दोनों पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मोमेंटम हम यहां पर इस टॉपिक के लिए बना लेते हैं। तो क्या है, जो देखिए, जो ट्रेट्स और कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे, वो देखिए दुनिया के लिए तो पता नहीं, लेकिन हर किसी के लिए किस पे डिपेंडेड है वो। जो मेरे ट्रेट्स हैं, जो आपके कैरेक्टर्स ट्रेट्स हैं, वो किस पे डिपेंडेड है? आपके मदर फादर पे, और मेरे होंगे मेरे मदर फादर पे। यानी कि क्या है, जो दोनों पेरेंट्स होते हैं उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है उस ऑफस्प्रिंग के ट्रेट्स का ट्रांसफर में, जो इनहेरिटेंस उसमें होने वाला है, जो कैरेक्टर्स उस ऑफस्प्रिंग में आने वाले हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? मदर और फादर का बहुत बड़ा रोल है। यानी कि दोनों ही पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, और ये दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें क्या है, मम्मी के कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, पापा के भी आ सकते हैं। अब आएंगे कौन से, वो डिपेंड किस पे है, यही तो दोनों लॉज बताएंगे। लेकिन अभी क्या समझ में आ रहा है, एक जो ऑफस्प्रिंग है, एक जो बेबी है, उसके कैरेक्टर्स दोनों पे डिपेंडेड है, मदर पे भी इक्वली, फादर पे भी इक्वली। इसलिए तो बोलते नाक तो तेरी मम्मी जैसी है, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो यहां से ये चीज समझ में आ गई। अब क्या है, दो प्रोबेबिलिटी रहेगी, एक तो मदर के आ जाए, फादर के आ जाए, और एक और पता है क्या रहेगा, मैटरनल वाले भी इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, यानी कि नाना नानी भी इन्वॉल्व रहेंगे, दादा दादी भी इन्वॉल्व रहेंगे। हो सकता है उनके कुछ कैरेक्टर्स, क्योंकि उन्हीं लोगों के कैरेक्टर्स आपके मम्मी पापा में भी है, तो वो कैरेक्टर्स भी आप में आ सकते हैं, और एक चांस है कि मदर फादर के आ जाए। तो हमें समझ में आ गया दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इक्वली है, और दो चांसेस है कि जो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर है और जो नाना नानी जी, उनका भी यहां पर रोल हो सकता है। अब रूल्स क्या है इनहेरिटेंस के लिए? इनहेरिटेंस के रूल्स क्या है, यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं जो जाएंगे उनका रूल्स क्या है, यही समझने के लिए तो ये दोनों लॉस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं दोनों लॉस के बारे में, कि ये जो कैरेक्टर्स एक से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं ये कैसे हैं। और मैं बोल रहा हूं इनहेरिटेंस, ट्रेट्स, कैरेक्टर, इनने आपका जितना दिमाग खराब किया है ना, वो सब सही होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं पहले लॉ की, मेंडल की, और देखते हैं कैसे इन बटलों को इन्होंने इस्तेमाल कर लिया है अपने एक्सपेरिमेंट में। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। तो जो पहला लॉ हमें मेंडल का देखने को मिलता है वो है इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट फॉर वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। यानी कि एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए जो ट्रेट्स का इनहेरिटेंस होने वाला है उसको समझने वाले, कि जो ट्रेट्स है, जो कैरेक्टर्स है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, उसी को समझना है। मेंडल इसी पे तो काम कर रहे हैं, और उसी के लिए तो दिया है हमारा पहला लॉ, एक सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए। पहले जोश में समझाऊंगा, फिर समझदारी में समझाऊंगा। इन दोनों
दोनों तरीकों से ध्यान से समझ लेना और इस लॉ में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी को बोलेंगे आपने हेरिडिटी इवोल्यूशन पढ़ा है, वो बोलेगा मेंडल के लॉज बता दो, तो बोलना अभी बताता हूं क्योंकि पढ़ के आए हो बंकिस्तान से, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पहले में। अब क्या है, इनहेरिटेंस समझना था ट्रेड्स का, तो मेंडल ने क्या किया, बटलों की मदद ली, यानी कि जो पीस प्लांट थे उनकी मदद ली, जिसका बायोलॉजिकल नेम है पिस्टम सैटिवम। तो यहां पर क्या होता है, सारे पी प्लांट लिए, पी प्लांट लिया है ना, उसका पूरा प्लांट लिया है, अभी सिर्फ वो ही नहीं लिया है, ठीक है। तो पी प्लांट की यहां पर हेल्प ली। अब उन्होंने क्या कराया है, यहां पर क्रॉस करवाने वाले हैं, और क्रॉस करवाने से पहले समझ लो, इसे पॉइंट्स में पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या है, मेंडल ने पी प्लांट्स लिए एक कैरेक्टरिस्टिक के साथ, टॉल भी लिए शॉर्ट भी लिए। क्या बोल रहा हूं मैं, टॉल भी लिए हैं शॉर्ट भी लिए हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है। अब यहां पर क्या होता है, F1 जनरेशन की बात करते हैं। F1 जनरेशन क्या है, जो पहली जनरेशन आएगी, ठीक है। तो जो पहली जनरेशन आती है उसमें सारे प्लांट्स टॉल होते हैं, ठीक है। क्या बोला है मैंने यहां पर, जो सारे प्लांट्स हमको F1 जनरेशन में देखने को मिलेंगे वही पी के प्लांट पहली जनरेशन में, यानी कि क्या होता है, एक इंडिविजुअल से ऑफस्प्रिंग आता है, यानी कि उन प्लांट्स के बेबी समझ लीजिए, उनसे ही जो प्लांट निकलेगा उन प्लांट से, वो सारे क्या होते हैं, टॉल होते हैं। यानी कि ऐसा समझ सकते हैं हमारे जो पी प्लांट थे उनने क्रॉस किया, अब उसके बाद में जो पहली जनरेशन आई F1 जनरेशन, उसी को बोल रहे हैं कि उनके बाद जो पहली जनरेशन आई है, तो वो जो F1 जनरेशन थी उनकी सारी प्रोजेनीज क्या थी, टॉल थी। क्या थी, टॉल थी। अब यहां से एक बात समझ में आ गई कि यहां पर हमने क्रॉस करवाया और सारे की सारी क्या निकले, टॉल निकले, शॉर्ट कोई भी नहीं निकला, और ये किसमें हुआ, F1 जनरेशन में। अब फिर से क्या करते हैं, एक और ब्रास क्रॉस करते हैं, यानी कि समझ लीजिए अब पोते आने वाले हैं ना, जो शुरू में पी प्लांट लिया था ना, बेटा आ गया है, अब एक और जनरेशन आएगी तो पोता हो जाएगा, यानी कि क्या हुआ, ग्रैंडसन, ठीक है। तो चलिए अब क्या होगा, F2 जनरेशन आने वाली है। तो ये जो F1 जनरेशन जो सबकी सब टॉल थी, इसका भी क्रॉस होता है और आती है F2 जनरेशन। लेकिन F2 जनरेशन में बड़े कमाल की चीज होती है। अब आप बोलेंगे सर क्या होती है, F2 जनरेशन में हमें ये कमाल की चीज देखने को मिलती है कि यहां पर भी टॉल प्लांट्स होते हैं बट शॉर्ट भी होते हैं। यानी कि क्या है, जो 3/4 है वो तो क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट भी हमें देखने को मिलता है। यानी कि हम बोल सकते हैं 4 में से 3 टॉल होंगे लेकिन एक शॉर्ट प्लांट भी हमें देखने को मिल रहा है। हर 4 में से क्या बोल रहा हूं, F2 जनरेशन में, F1 में नहीं। F1 में तो क्या है, सारे के सारे टॉल है, और F2 जनरेशन में क्या है, हमारे हर 4 में से हम क्या बोलेंगे, 3 टॉल थे और एक शॉर्ट देखने को मिल रहा है। तो ये हमें यहां से क्लियर हुआ है। सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं स्क्रीन पर, स्लाइड पर, ऐसे ही एग्जाम में भी लिखना है, और यहां पर सेकंड पॉइंट को पढ़िए, समझ आया कि नहीं, पूरा आ गया होगा। अब इसका मतलब पता है क्या है, कि सारे की सारे F1 जनरेशन में ऐसा नहीं था कि वो ट्रेड्स नहीं थे। यानी कि ट्रेड्स क्या होते हैं, देखिए 2 टाइप में है, आप समझिएगा इसको, हमने टी समझा है, ठीक है। तो क्या था, वो जो कैरेक्टर थे उसमें दोनों थे। तो मान लेते हैं जो पहला वाला है उसका सुनते हैं, ठीक है। जो पहली वाली F1 जनरेशन थी उसमें बड़ा टी भी था, छोटा टी भी था, यानी कि कैपिटल टी जो टॉल के लिए है और स्मॉल टी जो शॉर्ट के लिए है, दोनों वहां पर थे। लेकिन हुआ क्या, हमें पता है जब दोनों मिलेंगे तो डोमिनेंट वाला अगर रेसेसिव है भी तो भी नहीं चलेगा। कौन होगा, अपना एक्सप्रेस कौन दिखाएगा, डोमिनेंट। यानी कि क्या हुआ, पहले क्या हो रहा था, F1 जनरेशन जब निकली तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये चल रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ, स्मॉल टी था तो सही, यानी कि जिसमें ये गुण थे, जिसमें ये कैरेक्टर्स थे कि प्लांट शॉर्ट हो, वो था तो सही, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिला। उससे मौका क्यों नहीं मिला, कि ये डोमिनेंट वाला जाएगा जब ही तो मैं अपना इफेक्ट दिखाऊंगा, और उससे अपना इफेक्ट दिखाने के लिए क्या चाहिए, एक और स्मॉल टी चाहिए। लेकिन वो बेचारा तो डोमिनेंट के साथ आ रहा है, एक कैपिटल टी के साथ आ रहा है, तो वो तो रिसेसिव एलील है, पहले पार्ट में पढ़ा है, वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा सकता। तो हमें समझ में आया क्या है, F1 जनरेशन में भी दोनों कैरेक्टर्स थे, शॉर्ट वाले भी और टॉल वाले भी। लेकिन सारे प्लांट्स टॉल क्यों हुए, क्योंकि हम जानते हैं
जो स्मॉल टी यानी कि जो शॉर्ट है वो रिसेसिव एलील है, वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा सकता था। तो यहां पर क्या हुआ, वो कैपिटल टी के साथ था इसलिए प्लांट टॉल हुआ, और जो कैपिटल टी और कैपिटल टी थे वो भी मिल रहे थे इसलिए प्लांट टॉल हुआ। लेकिन F2 जनरेशन में क्या हुआ, जो छोटा वाला टी है उसको मौका मिल गया, और वो रिसेसिव एलील है। याद रखना है रिसेसिव एलील्स क्या होते हैं, चलो अगर आपको पिछली बार का याद नहीं है फिर से मैं बता देता हूं, जो अपना इफेक्ट नहीं दिखा सकते। वो अपना इफेक्ट कब दिखाएंगे, जब एक और रिसेसिव साथ में हो, ठीक है। वो डोमिनेंट अगर एक भी है तो वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा सकता, और पहली F1 जनरेशन में यही तो हो रहा है। वो स्मॉल टी अकेला है ही नहीं, मतलब उसके साथ एक और स्मॉल टी आ ही नहीं रहा है, और वो तो अपना इफेक्ट दिखाई नहीं पाएगा जब तक डोमिनेंट एलील है। और डोमिनेंट कौन है, बड़ा वाला टी, जिसमें टॉल कैरेक्टर है कि प्लांट तो बड़ा होना चाहिए, तो वो अगर है तो प्लांट टॉल ही होगा। और F1 जनरेशन में यही हो रहा था। बट F2 जनरेशन का अब आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहां पर भी क्या है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा, लेकिन एक जगह यहां पर स्मॉल टी है, और स्मॉल टी अपने साथ क्या कैरेक्टर्स लेके आ रहा है कि प्लांट स्मॉल होना चाहिए, और इस बार डोमिनेंट वाला है भी नहीं। तो बहुत अच्छे से हम समझ रहे हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी हो गया तो प्लांट क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो F2 जनरेशन में हमें समझ में आ गया कि स्मॉल हमें देखने को मिल गया है। घबराना मत, ध्यान से सुनिए, एक बार और मैं से फिर से समझाऊंगा। तो अब क्या समझ में आ रहा है यहां से कि ये दोनों जनरेशन में, F1 जनरेशन में भले ही सब टॉल थे बट कैरेक्टर्स दोनों थे, बट शॉर्ट कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाया। और सेकंड जनरेशन में, F2 जनरेशन में, वो सेकंड कैरेक्टर जो शॉर्ट वाला था वो भी एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। तो अब ये चीज समझ में आई, एक बार फिर से इस चीज को हम समझदारी से समझते हैं। मेंडल ने अभी तक क्या किया है, पी प्लांट लिया है, जो बटलों के पेड़ होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं वो लिए हैं। उसके आने वाली जनरेशन यानी कि उन्हीं के बच्चे हम बोल सकते हैं, वो जब आए तो वो सारे के सारे टॉल थे, क्या थे, सब लंबे लंबे थे, ठीक है। शॉर्ट कोई भी नहीं था, तो शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक उनमें हमें नहीं देखने को मिलते हैं। और वो क्यों देखने को नहीं मिल रहे थे, क्योंकि कोई बना रहा था टी यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कोई कैपिटल टी दोनों जगह, और फिर से कैपिटल टी और स्मॉल टी, और बड़ा वाला जो टी है वो टॉलनेस का कैरेक्टर लेके रखा हुआ है, और छोटा वाला जो टी है उसने शॉर्टनेस यानी कि शॉर्ट प्लांट उसका कैरेक्टरिस्टिक ले रखा है। बट जो शॉर्ट वाला टी है वो रिसेसिव एलील है, और रिसेसिव एलील अपना इफेक्ट नहीं दिखा सकता जब तक उसके साथ इको रिसेसिव नहीं हो। जब तक डोमिनेंट वाला रहेगा ना वो नहीं कर सकता, और इसीलिए तो वो डोमिनेंट है। तो यहां पर क्या है, स्मॉल टी के हर बार अगर आ भी रहा था F1 जनरेशन में, उसके साथ बड़ा वाला टी जो कि डोमिनेंट एलील है, तो इसलिए फर्क नहीं आ रहा था। तो प्लांट सारे क्या हुआ F1 जनरेशन में टॉल देखने को मिलते हैं। बट F2 जनरेशन में क्या होता है, जो उनके भी बच्चे होते हैं यहां पर हमें स्मॉल दिख जाता है। क्यों, क्योंकि जो रिसेसिव एलील है टी, उसके साथ एक और टी आ गया है, ठीक है। तो वो दोनों ट्रेट्स मिल गए स्मॉल स्मॉल वाले, तो क्या हो जाता है, प्लांट स्मॉल भी हमें यहां पर देखने को मिल जाता है। कंक्लूजन, तीनों लाइन समझ में आई है। कंक्लूजन बस ये बता रहा हूं, किसी जनरेशन में वो चीज है नहीं तो इसका मतलब ये नहीं उसकी बॉडी में नहीं है, वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। क्योंकि F1 जनरेशन में भी क्या है, शॉर्टनेस वाले कैरेक्टर्स थे, शॉर्टनेस वाले ट्रेड्स थे, बट वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। और जब उसके बेबी हुए तो उन्होंने वो ट्रेड्स वहां गए और वो मिल गए, उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया। तो आ गई ये चीज समझ में, यानी कि F1 में भी F2 दोनों में दोनों कैरेक्टर्स थे, बट F1 में नहीं दिखे, F2 में नहीं दिखे। चलिए अब मैं क्या करता हूं, आपको दो पिक्चर्स दिखा देता हूं, एक F1 वाली और एक F2 वाली, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप कहीं और देखते आपको बहुत छोटे समय में पता चल जाता दोनों लॉस क्या है, ठीक है। बट मुझे सबको साथ में लेके चलना है, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बंकिस्तान में कोई बच्चा आए और उससे कोई चीज समझना है। तो क्या होता है, कुछ एडवांस होंगे, कुछ बिगिनर होंगे, कुछ को बस अब है कि सीखना है, अब सीखना है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता होगा। तो मैं चाहता हूं यहां से सारे सीख के जाए, सारी कैटेगरी के सीख के जाए। इसीलिए हम हर एक चीज को क्या है, मैं बार बार बता रहा हूं, थोड़ा सा खींच रहा हूं और बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ठीक है। क्यों, क्योंकि 10th बोर्ड एग्जामिनेशन फोड़ना है यहां से, ठीक है। तो चलिए क्या है, हमें समझ में आ गया है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा। अब दोनों का डायग्राम देख लेते हैं। F1 जनरेशन वाला हाजिर हो गया है। तो यहां पर क्या देखिए, टॉल प्लांट लिया, शॉर्ट प्लांट लिया, क्या बोल रहा हूं, टॉल प्लांट लिया, शॉर्ट प्लांट लिया, क्रॉस कराया तो सारे के सारे टॉल आ गए। ये F1 जनरेशन के हम पढ़ के भी आए हैं। तो यहां पर क्या हुआ है, सभी टॉल आ गए हैं। क्या बना है यहां पर देखिए, टी कैपिटल टी स्मॉल टी है तो सही शॉर्ट वाला, लेकिन इफेक्ट कौन दिखाएगा,
डोमिनेंट वाला, और डोमिनेंट वाला कौन सा है? कैपिटल टी। तो अगर कैपिटल टी अकेला भी प्रेजेंट है ना तो वो अपना इफेक्ट दिखा लेता है, इसीलिए उसको बोलते हैं डोमिनेंट। और स्मॉल टी को अगर इफेक्ट दिखाना है तो दो चाहिए। तो F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट्स है, ठीक है, क्या है? सभी टॉल प्लांट्स है। अब बात करते हैं फिगर नंबर 2 की। ये क्या है? F2 जनरेशन, यानी कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं, अब इनका क्रॉस कराया तो फिर से प्लांट्स आए, 4 प्लांट्स आए हैं यहां पर। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर शॉर्ट भी दिख जाता है। क्या हो रहा है देखिए, एक जो पहला वाला है वो क्या है? कैपिटल टी कैपिटल टी, ये तो डोमिनेंट ही रहने वाला है, दोनों ही कैपिटल टी है। पहला टॉल, दूसरा क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी है बट कैपिटल टी है तो वो डोमिनेंट है, तो दूसरा भी टॉल। तीसरा भी उसी के जैसा है, सेकंड वाले जैसा, तो वो भी टॉल। लेकिन फोर्थ वाले पे क्या होना है? वहां पर दोनों स्मॉल टी है, तो वो क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। यानी कि F2 जनरेशन में एक शॉर्ट प्लांट हमें देखने को मिला। तो दोनों पिक्चर्स स्क्रीन पर आ गई है। एक इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो यहां से क्या होगा? लगाओ दिमाग। आपको दिमाग अभी मत लगाओ, मैं फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो बताता हूं यहां से, फिर आपको दिमाग लगाना है, ठीक है? तो फेनोटाइप और जेनोटाइप रेशियो क्या होगा? फेनोटाइप के हम क्या पढ़ के आए थे? पार्ट 1 में वो इंपॉर्टेंट टेबल पढ़ी है, वहां पर देखा फेनोटाइप क्या है? फिजिकल अपीरियंस है। क्या है? फिजिकल अपीरियंस कैसा है? तो फिजिकल अपीरियंस के तौर पे अगर मैं F2 जनरेशन में बात करूं तो क्या हो रहा है? 3 टॉल है और एक शॉर्ट है। क्या बोल रहा हूं? 3 टॉल है, एक शॉर्ट है। तो फेनोटाइप रेशो के हिसाब से, जो फेनोटाइप है उसके हिसाब से हमारा रेशो क्या होना चाहिए? 3:1, क्योंकि 3 क्या है? टॉल और एक क्या है? शॉर्ट। तो फेनोटाइपिक रेशो क्या हो जाएगा इसके लिए? फर्स्ट लॉ के लिए 3:1। एकदम क्लियर है। क्यों? क्योंकि 3 का फिजिकल अपीरियंस टॉल है और एक का स्मॉल है। अब बात करें जेनोटाइपिक रेशो की, वो भी सर होगा 3:1। नहीं, वो 3:1 नहीं होगा, क्योंकि जेनोटाइप रेशियो क्या होता है? जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि अंदर की बात है, बाहर से कैसा दिख रहा है वो नहीं, अंदर जेनेटिक जो मटेरियल है, जेनेटिक मेकअप है वो कैसा है, ठीक है? तो देखिए जो 4 प्लांट्स थे F2 जनरेशन में, उसमें कैपिटल टी वाला कितना है? 1, तो ठीक है 1। और अब क्या है? 2 थे हमारे कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले। हाँ, ये भी टॉल ही है बट इनमें ट्रेस तो स्मॉल टी का भी है। पहले वाले में दोनों टी थे बट उनसे ये अलग है ना, क्योंकि फिजिकली नहीं देखना है कि टॉल है कि नहीं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? जेनोटाइप रेशियो, यानी कि अंदर से। तो अंदर से क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या हो गया? और तीसरा भी क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ऐसे वाले 2 मिल गए, तो क्या लिख देते हैं? 2। और लास्ट में स्मॉल टी वाला 1 देखने को मिल गया। तो यहां पर जो जेनोटाइप रेशो होगा वो क्या हो जाएगा? 1:2:1। ये 1:2:1 क्यों लिखा है? कैपिटल वाला 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 है, और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी वाला 1 है, यानी कि अलग अलग ट्रेड्स जो है उसका रेशियो बताया है। फेनोटाइप में फिजिकली जैसे दिख रहे उसके हिसाब से 3:1, और जेनोटाइप में 1:2:1। यहां पर जितनी भी स्लाइड्स आई है सब में जो पॉइंट्स लिखे थे ऐसा ही लिखना है। मेंडल्स स्टेट्स दैट फर्स्ट लॉ, और जो भी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की है, उम्मीद करता हूं ये दोनों लॉज आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है? दोनों नहीं, माइंड चेक कर रहा हूं, एक ही पढ़ा है अभी, ठीक है? तो उम्मीद है मुझे कि ये पहला लॉ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं दूसरे लॉ की, है ना? और थोड़ा सा पॉज करके ब्रेक भी ले सकते हो अगर दिमाग घूम गया और इस पहले वाले को पढ़ गए, है ना? और जो स्ट्रांग है वो तो दूसरा भी झेल लेंगे, उसी के बाद ब्रेक लेंगे। तो बात करते हैं मेंडल के सेकेंड लॉ की, और इसे कर लिया है हमने थोड़ा सा पक्का। तो जो सेकेंड लॉ होता है मेंडल का, यहां पर हम 2 कैरेक्टर्स की बात करेंगे। मेंडल सेकेंड एक्सपेरिमेंट विद 2 विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी कि 2 कैरेक्टर्स को लेके हो रहा है। अब यहां पर क्या लेने वाले, ठीक है? पी प्लांट लिया था ना, यानी कि उसका पूरा पेड़ लिया था, पी प्लांट लिया था, लेकिन अब लेने वाले उसके सीड्स, यानी कि अब क्या लेने वाले? सीड्स लेने वाले। एक होंगे ग्रीन राउंड सीड्स और एक होंगे येलो राउंड सीड्स, ठीक है? ओ सॉरी, येलो राउंड सीड्स नहीं है, येलो रिंकल्ड सीड्स है। ये वाले राउंड नहीं है। ये रिंकल क्या होता है सर? वो जो रिंकल्स पड़ जाते हैं, जो झुर्रियां पड़ जाती है चेहरे पर, वो नहीं, वो नहीं है ना, ठीक है? रिंकल का मतलब क्या होता है? थोड़े से ऐसे शुक्र पूरे गोल नहीं है, थोड़े से इधर इधर से ऐसे हो रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। चेहरे पे जो झुर्रियां पड़ती है, रिंकल्स पड़ती हैं, वो सीट पे पड़ चुकी है, तो थोड़ा ऐसा ऐसा हो गया है, ठीक है? तो क्या करें? मेंडल का सेकेंड एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, और यहां पर क्या किया इन्होंने? यहां पर इस बार
तो जो हमारे प्लांट थे वो नहीं लिया है, यहाँ पर क्या लिया है, ग्रीन राउंड सीड ले लिया, यानी कि हरा वाला गोल वाला बीज, और एक ले लिया येलो रिंकल्ड सीड यानी कि पीला और रिंकल्ड सीड, यानी कि थोड़ा सा अजीब सा, ठीक है, जो पूरा राउंड नहीं है यानी कि गोल नहीं है, कि सीड्स ले लिए हैं, यानी कि क्या, ग्रीन राउंड सीड और येलो रिंकल्ड सीड। अब ये क्रॉस करवाएंगे सीड्स को नहीं, ठीक है, वो वाले प्लांट्स को जिनमें ग्रीन राउंड होंगे और येलो रिंकल्ड होंगे। तो अब क्या होता है, जब सीड्स को क्रॉस करवाया जाता है, मतलब अब यहां पर हमें क्या देखने को मिलने वाली है, F1 जनरेशन देखने को मिलने वाली है। और अब पता है क्या, पहले लॉ में मैंने आप लोगों से बहुत मेहनत करवा ली है, तो दूसरे वाले में आपके एफर्ट्स भी कम हो गए हैं और मेरे एफर्ट्स भी बहुत कम हो गए हैं, हम आसानी से समझ पा रहे हैं। क्या हुआ है, अभी तक कुछ भी नहीं, ग्रीन राउंड सीड और येलो रिंकल सीड लिया है। अब आएगी F1 जनरेशन, देखते हैं ये दोनों से क्या नया मिलने वाला है। तो F1 जनरेशन में क्या होता है, सारे क्या रहते हैं, येलो सीड्स रहते हैं, क्या रहते हैं, येलो और राउंड रहते हैं। तो कुछ नया हुआ कि नहीं हुआ? अब आप बोलेंगे सर नहीं हुआ, येलो राउंड सीड्स ये सब की सब, कुछ नया हुआ है। क्यों? क्योंकि राउंड तो ग्रीन वाले थे और येलो वाले तो रिंकल थे। तो क्या हुआ, जो हमारे ग्रीन राउंड सीड्स थे और येलो रिंकल सीड्स थे, इनको जब हमने मिलाया तो F1 जनरेशन में क्या हो रहा है, F1 जनरेशन की प्रोजेनीज में क्या हो रहा है, ये सब क्या है, राउंड और येलो सीड्स है। क्या है, राउंड और येलो सीड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यहां तक हमें दिक्कत नहीं है। अब फिर से क्या करेंगे, ग्रैंडसन, ठीक है, यानी कि F2 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में क्या हमें समझ में आया है, हमें मिले राउंड और येलो सीड्स। अब F2 जनरेशन में हम आगे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, F2 जनरेशन में हम आगे चल रहे हैं। तो यहां पर हमें सभी टाइप के देखने को मिलने वाले, क्या बोल रहा हूं मैं, सभी टाइप के यहां पर हमको देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, सब देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जो F2 जनरेशन है उसमें सब है। यानी कि F1 में क्या था, देखिए F1 में हमने 2 का क्रॉस करवाया तो हमें सिर्फ राउंड येलो मिले, बट राउंड येलो F1 में थे। अब इन्हीं राउंड येलो को F2 जनरेशन में देखते हैं तो क्या है, सारे मिल रहे हैं हमें, राउंड येलो भी मिलेंगे, राउंड ग्रीन भी मिलेंगे, रिंकल येलो भी मिलेंगे और कुछ रिंकल ग्रीन भी देखने को मिले। तो अब आप क्या बोल रहे हैं, सर ये तो पिछली बार जैसा ही हुआ है, बट यहां पर क्या है, यहां पर हम बात कर रहे हैं सीड्स की, और यहां पर राउंड और रिंकल वाले की भी बात कर रहे हैं और कलर की भी बात कर रहे हैं। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर हमने इसीलिए तो बोला सेकंड लॉ में कि 2 कैरेक्टर्स की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि शेप भी देख रहे हैं राउंड और रिंकल, और कलर भी देख रहे हैं येलो और ग्रीन, इसलिए ये हो गया सेकंड लॉ, 2 कैरेक्टर वाला। ठीक है, तो सेकंड लॉ भी हमारे लिए इजी हो रहा है। तो अभी तक फिर से आ जाते हैं बैक टू द ट्रैक, बहुत भटक जाते हैं हम लोग है ना खुशी बनाने में। तो देखिए क्या हुआ, यहां पर F1 जनरेशन में सब राउंड येलो मिले, बट फिर से F2 जनरेशन में क्या होता है, सभी अपना इफेक्ट दिखा पाते हैं। कैसे दिखा पा रहे हैं, राउंड येलो भी मिले हैं, राउंड ग्रीन भी मिले हैं, और रिंकल येलो भी मिले हैं, और रिंकल ग्रीन भी कुछ हमें देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पर पूरा चार्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें आप काउंटिंग कर सकते हैं बिल्कुल है ना, कौन सा वाला क्या है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जो कैपिटल R है वो है हमारा राउंड के लिए, किसके लिए है, राउंड के लिए, और जो हमारा स्मॉल r है वो रिंकल के लिए है। तो अगर सीड कब होगा, जब 2 स्मॉल r होंगे, एक अगर कैपिटल R एक भी हुआ तो वो कौन सा होगा, राउंड होगा। समझ में आ गया। अब जो बड़ा वाला y है वो है येलो के लिए, ठीक है, यानी कि अगर बड़ा वाला y प्रेजेंट है तो क्या होगा, येलो होगा, और छोटा वाला y है ग्रीन के लिए। तो अब ग्रीन होना है सीड को, तो उससे क्या होना चाहिए, दोनों छोटे y होना चाहिए, ठीक है, 2 छोटे y होंगे जब भी ग्रीन हो पाएगा, 2 छोटे r होंगे जब भी रिंकल हो पाएगा। तो समझ में आ गया कौन सा किसके लिए स्टैंड है, बड़ा वाला r किसके लिए है, राउंड के लिए, और स्मॉल वाला रिंकल के लिए। और यहां पर हमने क्या देखा, जो बड़ा वाला y है वो येलो के लिए और स्मॉल y ग्रीन के लिए। तो यहां पर आपको पूरे चार्ट में अलग अलग चीजें दिख रही होगी, सारे निकले हुए हैं, लेकिन आपको याद रखना है अगर एक भी डोमिनेंट ट्रेट और कैरेक्टर प्रेजेंट है तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। यानी कि अगर एक भी कैपिटल R प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। अगर एक भी कैपिटल Y प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। और वो ग्रीन कब होंगे, जब दोनों स्मॉल r होंगे, और वो रिंकल कब होंगे, और जब दोनों स्मॉल r होंगे और जब वो
ग्रीन कब होने वाले हैं, जब दोनों स्मॉल येलो होंगे। ठीक है, मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया था बट ठीक है, चल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो रही है। F2 में ये सभी आ गए हैं। तो अब F2 में इस चार्ट में हमें सभी देखने को मिलते हैं। हमें राउंड येलो देखने को मिलते हैं 9। कितने देखने को मिल रहे हैं? 9 देखने को मिल रहे हैं, पूरे 9 देखने को मिल रहे हैं राउंड येलो। और जो राउंड ग्रीन है वो देखने को मिलते हैं 3, यानी कि 3 उसमें से कौन से राउंड ग्रीन है। अब रिंकल येलो भी हमें देखने को मिलते हैं 3, और जो रिंकल ग्रीन है वो देखने को मिलता है कम, सिर्फ 1। ठीक है, अब ट्रेड्स पढ़ना आपको आ गया है, यानी कि आप देख के बता सकते हैं। फिर भी मैं 2-3 डिस्कस कर लेता हूं, उस चार्ट में से डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट फिर भी ऐसे कर लेता हूं। अगर लिखा हुआ है आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो वो क्या होगा? राउंड येलो होगा, क्योंकि दोनों जगह कैपिटल वाला ट्रेड प्रेजेंट है, तो वो जीत जाएगा। अगर ऐसा हुआ दोनों स्मॉल आर और दोनों स्मॉल येलो, तो ये कौन सा है? ये ग्रीन रिंकल है। ठीक है, जो कि सिर्फ एक ही है। तो आप ट्रेड्स को पढ़ पा रहे हैं। अगर आपको ये पता है ना कौन सा वाला किसको एक्सप्रेस कर रहा है, तो आप कर जाएंगे। और आपको पता है डोमिनेंट कौन सा है? कैपिटल वाला। तो यहां पर F2 में क्या हुआ? ये सभी आए, हमें समझ में आ चुका है, ये चार्ट हमने देख लिया है। और याद रखना, राउंड येलो, राउंड ग्रीन और रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, और इनका रेशो क्या है? राउंड येलो थे 9 और राउंड ग्रीन थे 3, और हमारे जो रिंकल येलो ये भी है 3 और रिंकल ग्रीन है 1। तो क्या हुआ? 9:3:3:1। क्या बोला? 9:3:3:1 ये रेशो मिला है। ठीक है, क्यों मिला है? क्योंकि जितने राउंड येलो थे वो 9 और फिर 3 फिर 3 फिर 1, यानी कि जितने चारों टाइप थे, चारों कितने कितने मिले हैं वो लिखा है, बन गया सेकेंड लॉ का रेशो। समझ में आ गया? तो यहां पर फिर से जोश में से समझ लिया है, एक बार समझदारी में समझाता हूं और सेकंड लॉ को फिनिश कर दूंगा। तो इस सेकंड लॉ में हमने कुछ भी नहीं किया था। यहां पर 2 कैरेक्टर्स लिए, एक शेप को लेके राउंड और रिंकल, और क्या करा? कलर को लेके येलो और ग्रीन, 2 कैरेक्टर्स लिए, उनकी स्टडी करी। पहले लॉ जैसा ही था जिसमें हमने बहुत ज्यादा ताकत लगाई थी। ठीक है, तो हमने इन्हें जब क्रॉस किया तो पहली जनरेशन जो होती है उसमें सारी प्रोजेनीज कैसी थी? उसमें सारी प्रोजेनीज में राउंड येलो देखने को मिला, यानी कि शेप था राउंड उन सीड्स का, और वो थे येलो। अब F2 में क्या होता है? F2 में पिछली बार जैसे ही सब लोग अपना इफेक्ट दिखा देंगे, जैसे F1 में हुआ था ना, वैसे ही यहां पर F2 में थोड़े से चेंजेस देखने को मिलेंगे। यानी कि F1 में क्या हुआ? सिर्फ राउंड येलो देखने को मिले, बट अब क्या होता है F2 जनरेशन में? राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, सब, कोई कम तो कोई ज्यादा, बट सबकी प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। तो F2 जनरेशन में क्या हुआ? सबने अपनी बराबरी से पार्टिसिपेशन ले लिया। ठीक है, और फिर क्या हुआ? राउंड येलो 9 थे और राउंड ग्रीन 3 थे और रिंकल येलो 3 थे और रिंकल ग्रीन 8 थे। तो इन सबको हमने जब साथ में लिख दिया तो एक रेशियो बन जाता है, जो कि इस लॉ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9:3:3:1। क्या बना है? 9:3:3:1। और ये रेशियो हमें याद रखना है। ये 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की स्टडी में मेंडल ने हमें दिया है। तो इसी के साथ क्या होता है? ये दोनों लॉज हमारे फिनिश हो चुके हैं। जो पहला था जिसमें हमने क्या किया है? एक कैरेक्टर लिया था और टॉल और ड्राफ्ट कैरेक्टर को देखा, और दूसरे में शेप और कलर को देखा, और हमने बहुत अच्छे से इसे फिनिश कर लिया है। थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया है, लेकिन हमने इसकी एक भी चीज नहीं छोड़ी है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, जी हाँ, आप बात कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। तो क्या होगा? या तो एक पर्सन मेल होगा या फीमेल होगी। ठीक है, आप जितने भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं, कुछ बॉयज होंगे और कुछ गर्ल्स होगी। तो हमें ये सब चीज समझ में आ गई है, या तो पर्सन मेल होगा या फीमेल होगी। अब क्या होता है? ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है कि वो मेल होगा या फीमेल होगी, तो ये जिस प्रोसेस से पता चलता है उसको बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ये जिस प्रोसेस पे डिपेंड होता है उसको बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया है एक ऐसी प्रोसेस जिससे पता चलेगा कि मेल होगा ऑर्गेनिज्म
या फीमेल होगी उसको बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अब होने क्या वाला है इसको पढ़ेंगे ना तो एक इंटरेस्टिंग चीज हमें पता चलती है। अब इन्वायरमेंट में क्या है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ना, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से हो रहा है। यानी कि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स है उनमें टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। जी हाँ, वही टेम्परेचर जो हम देखते हैं इतना डिग्री सेल्सियस, आज बहुत हॉट है, आज बहुत विंटर वाला माहौल है, ठीक है, तो उस टेम्परेचर पर डिपेंड होता है कि मेल होगा या फीमेल होगी। तो बात करेंगे लिजार्ड की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? लिजार्ड की बात कर रहा हूं, जो हमारी छिपकली होती है, घर में भी दिख जाती है ना। कुछ लोगों को पसंद है, पसंद तो किसी को नहीं है, मतलब कुछ लोग डरते नहीं है और कुछ बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो क्या है, वो जो लिजार्ड है ना, उसके जो बच्चे हैं वो मेल होंगे या फीमेल, ये एनवायरमेंट पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे डिपेंड है। यानी कि उसके जो अंडे रखे हुए हैं, ठीक है, उसके जो एग्स है, अगर वो बहुत ज्यादा गर्मी में रखे हुए हैं तो मेल्स होंगी। यानी कि लिजार्ड क्या होगी, मेल्स होगी अगर बहुत ज्यादा गर्मी में एग्स रखे हैं, और अगर कम टेम्परेचर पे रखें तो फीमेल्स होगी। और टर्टल्स जो हमारे कछुए होते हैं वो क्या है, उनमें उल्टा होता है। यानी कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो फीमेल्स होंगी और टेम्परेचर कम हुआ तो मेल्स होंगी। यानी कि क्या देखा, कुछ एनिमल्स में क्या है, अलग तरीके से हो रहा है। यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन की जो प्रोसेस है कि मेल होगा या फीमेल होगी, वो कैसे है, टेम्परेचर पर डिपेंड है। लिजार्ड में मेल कब हो रहा है, जब टेम्परेचर हाई है, और वही टेम्परेचर हाई होने पे टर्टल में फीमेल हो रही है। तो हमें क्या पता चला, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है सब में अलग अलग तरीके से हो रहा है। जो स्नेल होती है उसमें कुछ अलग कंडीशंस पर होता है। तो अब क्या है, सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग चीज पर डिपेंड होता है। तो ये थी वो इंटरेस्टिंग बात जो हमने डिस्कस करी। बट अब क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन बीइंग्स में कैसे होता है, यानी कि इंसानों में कैसे हमें देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सोच रहे हैं ना टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, तो बिल्कुल भी नहीं कि सर बॉयज कौन से टेम्परेचर पे होते हैं, ज्यादा पे कि कम पे, ऐसा बिल्कुल भी ये नहीं है। ज्यादा पे भी नहीं और कम पे भी नहीं, ठीक है। तो क्या है, यहां पर क्या होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है, दोनों में होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मेल में भी और फीमेल में भी। अभी पेरेंट्स की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो क्या हुआ, मेल्स में भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स और इधर भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। पेयर क्यों बोल रहे, जोड़ी में, ठीक है ना। पेयर मतलब एक में कितने, 2 क्रोमोसोम है, और ऐसे कितने पेयर है, 23 देखने को हमें मिल रहे हैं। तो ये 23 में से क्या होगा, जो हमारे 22 है वो हमारे काम के नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, जो 22 पेयर्स है वो हमारे काम के नहीं है। जो एक पेयर होता है वो किसके लिए है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है, वो हमारे काम का पेयर है। अब बाकी के 22 को ऑटोसोम्स बोलते हैं, उनकी हम बात नहीं करने वाले हैं, और उस एक की बात करेंगे क्योंकि टॉपिक पढ़ रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। होगा नहीं, यही तो देखना है कि ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स कैसे पता चलता है कि मेल होगा जेंडर या फीमेल होगी। तो अब क्या होता है, जो फीमेल है उसके पास क्या होते हैं, 2 सेल्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। फीमेल गैमेट्स में हमें 2 सेल्स देखने को मिलते हैं। वो जो पेयर होता है वो होता है XX, क्या है, XX पेयर देखने को मिल रहा है। और मेल में हमें देखने को मिलता है XY, क्या देखने को मिल रहा है, मेल में XY मेल में है, फीमेल में XX है। अब क्या होता है, कुछ चीजों पर ये डिपेंड है। अब पहले तो हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन में हमको पता है कि एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कैसे होता है, यानी कि एक बेबी कैसे प्रोड्यूस होता है, जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। तो क्या होता है, मेल अपनी तरफ से कुछ गैमेट्स रिलीज करते हैं, फीमेल भी करती है, वो दोनों मिलते हैं, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या है, ये जो प्रोसेस हुई ना, मेल के जो गैमेट्स से फीमेल के जो गैमेट्स से आपस में मिले, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन लीड करता है ऑफस्प्रिंग को, यानी कि यहीं से बेबी होने वाला है। तो अब क्या होगा, फीमेल के पास XX और बॉय के पास है XY। अगर अब मिलने पर, क्या बोल रहा हूं, अगर अब मिलने पर XX हुआ तो क्या होगा, गर्ल होगी, और अगर XY हुआ तो बॉय होगा। अब वो ट्रूली किस पे डिपेंड है, वो बॉय पर डिपेंड है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, वो बॉय पर डिपेंड है, गर्ल पर नहीं है, क्योंकि गर्ल के पास तो दोनों ही XX है, ठीक है। और बॉय के लिए क्या चाहिए, XY चाहिए, तो Y तो गर्ल के पास है ही नहीं, तो फीमेल्स पर ये डिपेंड नहीं है। अब क्या है, मेल का अगर X वाला फ्यूज हो गया तो क्या होगा, फीमेल के पास तो X है ही, तो XX क्या कर देगा,
XX गर्ल देगा। और जो XY अगर आपस में मिलते हैं, यानी कि जो Y वाला है मेल का, अगर वो फीमेल के एक्स से फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी कि मिल जाता है, तो वो क्या होगा, वो बॉय होगा। तो इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है। देखिए मेल है, उसके जो स्पर्म सेल्स है आपको दिख रहे हैं, ठीक है। वहां पर कौन सा पेयर है, XY का पेयर है। और जो फीमेल वाला है उसमें क्या है, XX का पेयर है। अब जब चालू हुई प्रोसेस तो दोनों में से एक एक जाएगा। अब फीमेल के पास तो दोनों X है, तो ये तो 110% श्योर है कि वहां से तो X ही जाने वाला है पार्टिसिपेट करने। लेकिन अब क्या होगा, यहां पर डिपेंड है मेल पर। अगर Y गया और इस X से मिल गया तो बॉय, और अगर X गया और उस X से मिल गया तो गर्ल होगी। तो हमें समझ में आ गया है सेक्स डिटर्मिनेशन यहां पर कैसे हो रहा है, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और हमें अच्छे से यहां पर चीज भी क्लियर हो चुकी है। और इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको यहां पर ऐसा बनाना नहीं है ना, ये इतना ज्यादा इजी नहीं है कि आप इसे बना पाए, बट ये पूरी प्रोसेस आपको याद रखनी है। और यहां से एक चीज हमें और समझ में आती है, जो पहले के टाइम में हम देख रहते हैं कि क्या होता है, फीमेल्स को बोला जाता है कि आप गर्ल है, ये है, उसके लिए बहुत ज्यादा उन्हें परेशान किया जाता है। लेकिन अगर साइंस के तौर पर देखें, बायोलॉजी के तौर पर, तो फीमेल का तो कोई रोल ही नहीं होता है। क्या है, कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि क्या है, गर्ल के लिए चाहिए XX, अब फीमेल के पास क्या है, दोनों XX होते हैं, उसके हाथ में तो है ही नहीं। किसके इसमें, अगर हम साइंस के टर्म पर देखें, वो तो मेल के उसमें है। क्या, अगर Y गया तो बॉय और X गया तो गर्ल, तो वो चीज गलत थी, है ना। इसलिए क्या है, पुराने लोगों की कुछ चीजें गलत थी, वो जो लोग ऐसे करते थे। वैसे आजकल ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आजकल मॉडर्न एरा है, सब पढ़े लिखे, पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं और बच्चे तो एडवांस के भी एडवांस हो गए, ठीक है। आप सभी एडवांस मोड वाले हैं ना, तारीफ कर रहा हूं मैं आपकी, आपको टॉन्ट नहीं मार रहा हूं। तो इसी के साथ क्या हुआ है, सेक्स डिटर्मिनेशन समझ में आ गया है। समराइज कर लेते हैं, क्या करते हैं, समराइज करते हैं। थोड़ा सा जोश से पढ़ा है, समझदारी से देखते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन कुछ नहीं है, एक ऐसी प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिज्म में पता चले कि जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा या फीमेल, वो प्रोसेस कहलाती है सेक्स डिटर्मिनेशन। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तौर पे ये देखने को मिलता है, जैसे कि टेम्परेचर, लीजर्ड्स में अगर एक ज्यादा टेम्परेचर पर है तो होगा मेल, और अगर टर्टल में वही टेम्परेचर ज्यादा है तो उस ज्यादा टेम्परेचर में होगी फीमेल। बट ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है, वहां पर देखने को मिलता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स पे ही डिपेंड होता है, क्योंकि क्या होता है, मेल के पास एक पेयर होता है। वैसे 23 में से हमें याद रखना है 22 नहीं, सिर्फ एक पेयर हमारे काम का है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो मेल के पास जो पेयर है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए वो है XY, और फीमेल के पास होता है XX। तो दोनों में से एक एक आके फ्यूज करेगा और उससे पता चलेगा बेबी कौन सा होगा। अगर XX होता है, ठीक है, फीमेल के पास तो दोनों X है, तो कोई बात ही नहीं है, X ही आना है उधर से। यहां से अगर जो मेल है उसका Y वाला X के साथ फ्यूज हुआ तो बॉय होगा, और अगर X वाला फ्यूज हुआ फीमेल के X के साथ तो क्या होने वाला है, गर्ल होगी। और यहां से हमें पता चल गया है कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा। तो हमने इसे बहुत इजी तरीके से समझ लिया है। तो इस टॉपिक के बाद यहां पर मेंडल के दोनों लॉज बहुत अच्छे से समझे, सेक्स डिटर्मिनेशन जैसा इंटरेस्टिंग चीज समझ ली है, और ये ज्यादा नंबर के लिए आता है सेक्स डिटर्मिनेशन, इसे लाइटली नहीं लेना है। अब क्या करने वाले हैं, इवोल्यूशन की बात करेंगे। चैप्टर का नाम है हेरिडिटी यानी इवोल्यूशन। हेरिडिटी को बहुत अच्छे से समझ चुके, हमने छोड़ा नहीं है। अब बात करने वाले इवोल्यूशन की, और वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। अब मुझे पता है लेक्चर्स थोड़े से लंबे हो रहे हैं, लेकिन ये आप ही के लिए है। मैं आपको ये 110% गारंटी दे रहा हूं, अगर आप अपना पूरा डेडिकेशन देते हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स देखते हैं अच्छे से, तो आपको हेरिडिटी और इवोल्यूशन में कोई भी हाथ नहीं पकड़ पाएगा, लिटरली कोई नहीं पकड़ पाएगा। और ये बड़े इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि मैं ज्यादा बार एक्सप्लेन कर रहा हूं चीजों को, और मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन में कॉम्प्रो नहीं करना चाहता। वो सारे टॉपिक्स जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएं उनका जवाब आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसे कब डिस्कस करने वाले हैं, सारे जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स है, इवोल्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंतजार किया है, तो मिस नहीं करना है। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, तो बच के जान ही ना पाए। तो इसी के साथ मैं मीर शर्मा आपसे विदा लेता हूं। वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप भी बन जाइए